नमस्कार। 24 घंटे 24 रिपोर्टर के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 24 घंटे 24 रिपोर्टर, खबरों का हर रंग हमारे रिपोर्टर्स के संग। तो अगले आधे घंटे में देश दुनिया की हर बड़ी खबर आपको दिखाएंगे। शुरुआत इस शो की 4 बड़ी खबरों से। जगविंदर पटियाल हमारे साथ होंगे। जगविंदर बताएंगे, इराक में अगवा 40 भारतीयों में से बचा एक भारतीय सामने आया। कहा सभी 39 भारतीयों को आईएस ने मारा। एबीपी न्यूज की खबर पर मोहर लगी। हमारे साथ होंगे एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश कुमार सिंह। ब्रजेश बताएंगे हमें, शियांग से बीजिंग पहुंचे पीएम मोदी। पहले दिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत में मोदी ने सीमा पर शांति और आतंकवाद का मुद्दा उठाया। जिनपिंग ने मोदी के काम की तारीफ की है। हमारे साथ होंगी नेहा पंत। नेहा हमें बताएंगी, मीडिया को जेल भेजने वाले केजरीवाल के सर्कुलर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। कहा केजरीवाल खुद पीड़ित हैं, फिर दूसरों पर कार्रवाई की बात कैसे करते हैं। और एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल हमारे साथ होंगे। निपुण हमें बताएंगे, नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट खरीदने वालों को बहुत बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को जमीन लौटाने से इनकार किया। अब रफ्तार पकड़ेगा कंस्ट्रक्शन का काम। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। आईएस के कब्जे से भागे हरजीत मसीह ने एबीपी न्यूज की खबर पर लगाई मोहर। हरजीत मसीह ने कहा कि मेरे सामने ही 39 भारतीयों को आईएस के लोगों ने मारी थी गोली। बोले ऐसे लाइन में खड़े हो जाओ और जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे पैसे और मोबाइल हमें दे दो। उन्होंने हमें नीचे बिठा दिया। जब नीचे बिठाया उन्होंने हमारे पीछे खड़े हुए और हमें शूट कर दिया। जब उन्होंने जहाँ से शूट किया और जो मेरे इस तरफ आदमी थे वो सभी नीचे लेट गए। जब नीचे लेटे तो मैं देखा वो लेटे और मैं भी नीचे लेट गया। उन्होंने जब गोली शुरू की ना, और एक आदमी जो मेरे पास था उसको गोली लगी, उसकी जो जी लात टांग मेरी पीठ पे आ गई। पीठ पे मैं वहाँ पड़ा रहा नीचे, और उन्होंने सभी को गोली चला के खत्म कर दिया। जो मेरी आंखों के सामने हुआ मैं तो वही बोल रहा हूँ। मैं जी बोल रहा हूँ, जो वो बचे होंगे ना, तो मैं सभी के सामने बोलता हूँ, जो वो बच गए होंगे ना तो मैं खुद खड़ा हूँगा। जिसने मुझे मारना वो मार सकता है। हरजीत की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हरजीत के मुताबिक उसके पैर में गोली लगी थी, लेकिन वो किस्मत वाला रहा कि वहां से भागने में कामयाब हो गया। लेकिन वापस आईएस के चंगुल में फंस गया, जिसने भारतीयों पर गोली चलाई थी। टैक्सी रुकी, उसने मुझे बिठाया, थोड़ी दूर जाकर अपनी गाड़ी को खड़ा कर दिया, और दूसरी तरफ से गाड़ी आई, उसने मुझे वहाँ उस गाड़ी में बिठा दिया। जिन लोगों ने हमें शूट किया था ना, उसने जाके फिर मुझे उसको दे दिया उन लोगों को। उनको मैंने झूठ बोला कि मैं बांग्लादेशी हूँ, मेरा नाम अली है। फिर उन्होंने 2 दिन हमें वहाँ ब्रिज के नीचे रखा, फिर हम वहाँ से चोरी भागे। हरजीत के दावों पर यकीन करने से भारत सरकार ने इनकार कर दिया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि इराक में अगवा भारतीयों की तलाश जारी रहेगी। अगवा भारतीयों के परिवार से मिली विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि सरकार के पास 8 सूत्र हैं और 39 भारतीयों की तलाश जारी रहेगी। ये सरकार किसी भी तरह की कोशिश में कोई कमी नहीं रख रही, पर ये जो 8वां सोर्स आया है इसने तो मेरा हौसला बहुत बढ़ाया है। और हम लोग लगे हुए हैं जल्दी से जल्दी कोई सबूत हमें मिल जाए, जो सबूत हम इन परिवारों को दे सकें और उसके बाद उनको वापस भी ला सकें। लेकिन चूंकि हरजीत मसीह ने ये बात हर जगह फैला दी और अब वो हमारी प्रोटेक्शन छोड़कर भी चला गया, लेकिन इस पर यकीन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यकीन करने का मतलब है तलाश छोड़ देना। हरजीत ने दावा किया है कि उसे भारत सरकार ने कई महीनों तक ग्रेटर नोएडा और बेंगलुरु में रखा था और उसे नौकरी देने का वादा भी किया था। एबीपी न्यूज की खबर पर मोहर लगने के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सरकार से पूछा है कि अगर अगवा किए गए भारतीय जिंदा हैं तो सरकार सबूत पेश करेगी। क्या मोदी सरकार इतनी सक्षम नहीं थी कि वो उस 39 लोगों की जान बचा पाती? पूरी स्थिति विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री स्पष्ट करें तो उनके जिंदा होने का क्या सबूत है? क्या उनके परिवार को सबूत देंगी? ये सारी स्थिति उन्हें स्पष्ट करनी चाहिए। समझ नहीं आ रहा कि क्यों इस मामले को लटकाया जा रहा है, कुछ न कुछ छुपाया जा रहा है। हरजीत ने जो कहानी आज बताई है, एबीपी की कहानी बिल्कुल सेम मैच करती थी कि बांग्लादेशियों को इसने बताया है। सरकार की छवि को बचाने के चक्कर में या इस मामले को ठंडे बस्ते के डालने के चक्कर में शायद नहीं सच बता रही। जाहिर है सरकार हरजीत की गवाही पर यकीन नहीं कर रही है, तो सवाल वही उठ रहा है कि आखिर 39 भारतीय कहाँ हैं। 3 दिन के दौरे पर चीन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शहर सियान में उनका भव्य स्वागत।
ये तस्वीरें आज सुबह 4 बजे की हैं, जब पीएम नरेंद्र मोदी शियान एयरपोर्ट पहुंचे। शियान एयरपोर्ट पर शांक्षी प्रांत के गवर्नर ने पीएम का स्वागत किया। यहां पीएम मोदी के स्वागत में पारंपरिक ड्रैगन डांस का आयोजन भी किया गया। पीएम इसके बाद टेराकोटा वार मेमोरियल देखने गए, जहां 2000 साल पुरानी करीब 8000 चीनी सैनिकों की मूर्तियां और शांक्षी प्रांत के राजा किंग शी हुआंग का मकबरा मौजूद है। टेराकोटा वार मेमोरियल देखने के बाद पीएम मोदी ने यहां विजिटर बुक में लिखा, टेराकोटा आर्मी विश्व की धरोहर है, ये चीन की सभ्यता की उपलब्धियों का प्रतीक है। मैं इस विरासत को संभाल कर रखने के शानदार प्रयासों से बेहद प्रभावित हूँ। चीन दौरे के पहले दिन शियान में प्रधानमंत्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले। सीमा विवाद से लेकर व्यापारिक संबंधों पर हुई बात। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 1 बजे के करीब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने के लिए शियान के शांक्षी गेस्ट हाउस पहुंचे। इस गर्मजोशी भरी मुलाकात के बाद दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने अपने स्वागत के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग का शुक्रिया अदा किया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आए भूकंप का मुद्दा भी उठाया और पुनर्निर्माण में नेपाल की मदद करने की बात भी कही। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मोदी की कई बड़े मुद्दों पर हुई बात। करीब 1.5 घंटे तक चली दोनों के बीच मुलाकात। जिनपिंग और मोदी के बीच इस गर्मजोशी भरी मुलाकात के दौरान जिन अहम मुद्दों पर बात हुई, उनमें सीमा पर शांति, व्यापार असंतुलन और निवेश जैसे कई मुद्दे शामिल रहे। आतंकवाद से निपटने की रणनीति के अलावा सीमा के आर पार बहने वाली नदियों के मुद्दे पर भी दोनों देशों के बीच चर्चा हुई। काबुल और कराची में बिगड़े हालातों पर भी मोदी और जिनपिंग ने चिंता जाहिर की। Political issues were discussed, boundary issues were discussed, including peace and tranquility on the border. Trans-border rivers was discussed. On the economic side, the trade deficit and the investment climate. These were two issues which came up. There was some time spent on discussing connectivity issues and finding ways of India and China working together. चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पीएम नरेंद्र मोदी की साल भर में ये तीसरी मुलाकात है। 16 मई तक पीएम नरेंद्र मोदी चीन में रहेंगे। चीन के शियान शहर में बौद्ध मंदिर देखने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दर्शन के बाद सड़क पर लोगों से भी मुलाकात की। शियान शहर के मशहूर द सिंह शान बौद्ध मंदिर में दर्शन के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी बाहर निकले तो सड़क पर उन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। तमाम लोग पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। प्रधानमंत्री ने भी लोगों को मायूस नहीं किया और सुरक्षा घेरा तोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इससे पहले पीएम द सिंह शान बौद्ध मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। माना जाता है कि तंत्र मंत्र में यकीन करने वाली बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा की नींव यहीं रखी गई थी। चीन के शियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मशहूर वाइल्ड गूस पगोड़ा भी देखने गए। इस दौरान उनके साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ टहलते हुए वाइल्ड गूस पगोड़ा को देखा। वाइल्ड गूस पगोड़ा बौद्ध धर्म से जुड़ा बेहद पवित्र प्रार्थना स्थल है। इसका निर्माण करीब 1400 साल पहले हुआ था। मोदी ने यहाँ रखी विजिटर्स बुक में दस्तखत भी किए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दौरे में वाइल्ड गूस पैगोडा को जगह देकर भारत और चीन की साझा सांस्कृतिक विरासत को अहमियत देने का काम किया है। खास बात यह है कि वाइल्ड गूस पगोड़ा में वो मशहूर बौद्ध ग्रंथ और प्रतिमाएं रखी हैं जो सदियों पहले चीनी यात्री हुनसेंग भारत से चीन ले गए थे। शियान में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात और कई ऐतिहासिक जगहों का दौरा करने के बाद अब बीजिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है इंतजार। बीजिंग में चीन के पीएम से होगी मुलाकात। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पीएम मोदी शियान से बीजिंग के लिए रवाना हो रहे थे। बीजिंग में मोदी की चीनी प्रधानमंत्री ली केगियांग से मुलाकात होगी। यहाँ मोदी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मिलकर साझा बयान भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे पर हैं, जिसका पहला पड़ाव चीन है। इसके बाद प्रधानमंत्री को मंगोलिया और दक्षिण कोरिया जाना है। तो मोदी कल बीजिंग में होंगे और नजर रहेगी दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के साझा बयान पर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोदी सरकार अब अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाने के लिए क्या करेगी।
मोदी सरकार का 1 साल पूरा होने पर मनाया जाएगा जन कल्याण पर्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगी मंत्री करेंगे 100 से ज्यादा देश भर में रैलियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों की देश भर में होने वाली 100 रैलियों के अलावा 26, 27 और 29 मई को देश भर में बड़े पैमाने पर कई और कार्यक्रम भी होंगे। इन कार्यक्रमों में मोदी सरकार की 1 साल की उपलब्धियों का बखान किया जाएगा। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी अपने अपने राज्यों में कम से कम 3-3 कार्यक्रम करेंगे। बीजेपी के सभी सांसद, विधायक, मेयर और राज्य के पार्टी पदाधिकारी भी 26, 27 और 29 मई को कम से कम 3 कार्यक्रम करेंगे। सरकार ने जगह जगह जन कल्याण मेले लगाने की योजना भी बनाई है। स्वच्छ भारत अभियान और सबका साथ सबका विकास का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए 28 मई को देश भर के प्रमुख शहरों में कार्यक्रम किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में प्रमुख हस्तियां हिस्सा लेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगा है सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के उस सर्कुलर पर रोक लगा दी है जिसमें दिल्ली सरकार के खिलाफ खबरें दिखाने या छापने पर मीडिया पर कार्रवाई की बात कही गई थी। केजरीवाल सरकार के तालिबानी फरमान में अफसरों को निर्देश दिया गया था कि वो ऐसी खबरों के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराएं जिनमें मुख्यमंत्री केजरीवाल या उनकी सरकार की छवि खराब होती हो। ये सर्कुलर 6 मई को जारी किया गया था। इससे पहले खुद अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक मानहानि से जुड़े कानून को ही चुनौती दे चुके हैं। नाराज बेंच ने केजरीवाल को फटकार लगाते हुए कहा कि आपने ऐसा सर्कुलर जारी क्यों किया। एक तरफ आप अपने आप को पीड़ित की तरह पेश करते हैं, दूसरी तरफ दूसरे लोगों पर कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। मीडिया के खिलाफ दिल्ली सरकार की जिस सर्कुलर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है उसमें क्या कहा गया था, आइए आपको बताते हैं। केजरीवाल सरकार के सूचना और प्रसार विभाग ने 6 मई को अपने सभी विभागों को एक सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कुलर में कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति दिल्ली के मुख्यमंत्री, मंत्रियों या सरकार के किसी कर्मचारी के खिलाफ कुछ भी लिखता है या कहता है तो उसकी जानकारी दिल्ली के प्रधान सचिव को दी जाए। प्रधान सचिव इस मामले की जांच के बाद मानहानि का मुकदमा करने पर विचार करेंगे। मीडिया के खिलाफ केजरीवाल सरकार के सर्कुलर की हर तरफ आलोचना हो रही थी। बीजेपी, कांग्रेस समेत कई दलों ने इसे मीडिया की आजादी पर हमला बताया था। गुटखा खाने के आरोप में हटाए गए दिल्ली डायलॉग के पूर्व सचिव आशीष जोशी ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। केजरीवाल के मीडिया सलाहकार और सचिव पर छवि खराब करने का लगाया आरोप। ये है उस शिकायत की कॉपी जो दिल्ली डायलॉग कमीशन के पूर्व सचिव आशीष जोशी ने दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में दर्ज कराई है। इसमें आशीष जोशी ने केजरीवाल सरकार के मीडिया सलाहकार नागेंद्र शर्मा और सीएम केजरीवाल के सचिव राजेंद्र कुमार पर छवि खराब करने का आरोप लगाया है। जोशी का आरोप है कि दिल्ली सरकार के एक अधिकारी इंदु प्रकाश सिंह ने मीडिया को उनके बारे में गलत जानकारी दी और एक वीडियो क्लिप भी जारी की। दिल्ली डायलॉग कमीशन के सचिव के पद से हटाए जाने के बाद वो वापस टेलीकॉम मंत्रालय में चले गए हैं। नोएडा एक्सटेंशन परियोजना पर लटक रही खतरे की तलवार अब हट गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन 1.5 लाख परिवारों को, मध्यवर्गीय परिवारों को राहत मिली है जिन्होंने नोएडा एक्सटेंशन में मकान बुक कराए थे। हालांकि अदालत ने किसानों की उस याचिका को ठुकरा दिया है जिसमें उन्होंने मुआवजा लेने से इनकार करते हुए अपनी जमीन लौटाए जाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा का, ग्रेटर नोएडा और सभी फार्मर्स की सभी पिटीशन को डिसमिस करते हुए कहा है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि 10% डेवलप्ड लैंड मिलेगी और 64% मुआवजा बढ़ के मिलेगा, यानी 1400 रुपए गज, वो सही है। बहुत बड़ा झटका हमको लगा है। हमें ये सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद नहीं थी कि हमको ऐसी निराशा का सामना करना पड़ेगा। 10% विकसित जमीन देने की जो बात एक हाईकोर्ट ने कही थी वही शायद इनके लिए फिलहाल कुछ राहत के जैसा है, क्योंकि एक विकसित भूमि इनको मिल पाएगी पर पूरी की पूरी जमीन वापस नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूर्व सीबीआई प्रमुख रंजीत सिन्हा का घर पर कोयला घोटाले के आरोपियों से मिलना गलत। मामले की जांच होगी लेकिन एसआईटी बनाने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सीबीआई के तत्कालीन डायरेक्टर रंजीत सिन्हा का कोयला घोटाले और 2G घोटाले के आरोपियों से अपने घर पर मिलना गलत था। ऊपर जो एप्लीकेशंस हमारे खिलाफ जो सीबीआई ने फाइल करी थी, रंजीत सिन्हा ने फाइल करवाई थी, उनको डिसमिस कर दिया है कोर्ट ने।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीसी से कहा है कि वो रंजीत सिन्हा की कोयला घोटाले के आरोपियों से मुलाकात की जांच करे और रिपोर्ट उसे दे। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित। निवेशकों के 39,000 करोड़ लौटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों में जवाब मांगा। सहारा मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई में सहारा की तरफ से जमानत के लिए जरूरी बैंक गारंटी का प्रारूप अदालत में पेश किया गया। सहारा को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय शर्त के मुताबिक 5,000 करोड़ रुपए नकद और 5,000 करोड़ की बैंक गारंटी देनी थी। सहारा ने अब तक 3,827 करोड़ रुपए नकद जमा कराए हैं, यानी 1,173 करोड़ रुपए नकद बकाया है। सहारा ने अभी बैंक गारंटी जमा नहीं कराई, जल्द ही जमा करा देने की बात कही है, यानी बकाया नकद और बैंक गारंटी जमा होने के बाद ही सुब्रत रॉय की रिहाई हो सकेगी। सुब्रत रॉय की रिहाई में एक अड़चन सेबी की ये शर्त भी है कि सहारा समूह निवेशकों के पूरे बकाये के भुगतान का रोड मैप बताए। हिट एंड रन केस में सलमान खान को जमानत मिलने से भड़के बलात्कार के आरोपी आसाराम। कहा, सलमान 20 मिनट भी जेल में नहीं रहे और मुझे 20 महीने से नहीं मिली जमानत। आसाराम को आज जब जोधपुर कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया तो मीडिया को देखकर उन्होंने अपने अंदर की भड़ास निकाल दी। उनकी बौखलाहट फूटी अभिनेता सलमान खान पर। सलमान ने क्या जादू चला दिया, 20 मिनट भी अंदर नहीं गया और 20 महीने हो गए। तो सर हमारा जमानत के लिए स्पेलिंग में कहीं गलती। बाबू आपका जादू नहीं चला क्या बात? हमारा जादू हमारे लिए नहीं चलता, सलमान से सीखना पड़ेगा। आसाराम नाबालिग छात्रा से रेप समेत कई संगीन आरोपों के चलते पिछले 20 महीने से जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं। दिल्ली के शंकर रोड मार्केट राजेंद्र नगर में आज सुबह सरेआम फायरिंग की गई, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। रामचरण और लखन नाम के 2 शख्स हैं जो आपस में दोस्त बताए जा रहे हैं। वो सुबह करीब 9 बजे के आसपास शंकर रोड मार्केट पे जैसे ही वो पास में अपनी वैगनार कार खड़ी करके यहाँ पर आए चाय पीने के लिए, तभी बाइक सवार 2 से 3 लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें रामचरण और लखन को लगातार गोलियां लगी। उन्हें पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर दोनों को मृत घोषित कर दिया। जो आरोपी थे वो फरार हैं, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे जो हैं उन्हें भी खंगाला जा रहा है। कुछ इनके रिश्तेदार हैं, उनका ये बोलना है कि पुरानी दुश्मनी थी, प्रॉपर्टी को लेकर एक विवाद चल रहा था। किसी प्रॉपर्टी के केस में ये गवाह थे, जिसके चलते इन्हें पहले भी धमकी मिलती रही थी। अपने तय वक्त से 2 दिन पहले केरल पहुंचेगा मानसून। मौसम विभाग ने जताया अनुमान। केरल में दक्षिण पश्चिमी मानसून आमतौर पर 1 जून को दस्तक देता है, लेकिन इस बार 2 दिन पहले यानी 30 मई को केरल पहुंच सकता है मानसून। मौसम विभाग ने यह अनुमान जारी किया है। अगर यह अनुमान सही रहा तो इस हिसाब से जुलाई के मध्य तक मानसून देश के हर हिस्से में पहुंच जाएगा। दक्षिण पश्चिमी मानसून खेती के लिहाज से बहुत अहम माना जाता है, क्योंकि चावल, सोयाबीन, कपास और मक्के जैसी खरीफ फसलों की खेती इसी मानसून की बारिश पर काफी हद तक निर्भर रहती है। पिछले साल मानसून 5 दिन की देरी से यानी 6 जून को केरल पहुंचा था और देश भर में औसत से कम बारिश हुई थी। 2014 में बारिश 88% के करीब दर्ज हुई थी। अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण की फिल्म पीकू का बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन। 6 दिन में कमाए 37.5 करोड़ रुपए। पीकू में अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण की बाप बेटी की जोड़ी लोगों को खूब पसंद आ रही है। यही वजह है कि फिल्म ने रिलीज के 6 दिन के अंदर यानी बुधवार तक 37 करोड़ 72 लाख रुपए का कारोबार किया है। पीकू में अमिताभ बच्चन ने कब्ज से परेशान बंगाली पिता की भूमिका निभाई है, जिसकी वजह से उनकी बेटी दीपिका पादुकोण यानी पीकू बेहद परेशान रहती हैं और उसकी शादी भी नहीं हो पाती। निर्देशक सुजीत सरकार ने बाप बेटी के नोकझोंक भरे इस रिश्ते को इतनी खूबसूरती से बुना है कि ये दर्शकों के दिल को छू जाती है। जानकारों को उम्मीद है कि पीकू एक ऐसी फिल्म है जिसका क्रेज लंबे समय तक बना रहेगा और ये फिल्म 2015 की सबसे बेहतरीन फिल्मों में एक साबित हो सकती है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश फिलीपींस में जूते की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। हादसे में 70 से ज्यादा लोगों की मौत। फिलीपींस की राजधानी मनीला में मौजूद इसी फुटवेयर फैक्ट्री में बुधवार को भीषण आग लग गई, जिसमें 72 से ज्यादा मजदूर जिंदा जल गए। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर वेल्डिंग का काम चल रहा था। इसी दौरान उठी चिंगारी से पास में रखे ज्वलनशील पदार्थ में आग लगी और देखते ही देखते 2 मंजिला फैक्ट्री आग के शोलों में घिर गई। आग लगने के बाद फैक्ट्री में कई जोरदार धमाके भी सुने गए। हादसे के वक्त मनीला की फुटवियर फैक्ट्री में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे।
जिसमें से दर्जनों लोग लापता बताए जा रहे हैं।